सीधा सीधा हमारा तमन यह है, एक के बार भारत अपनी कमान कसे बांग्लादेश के ऊपर आ कहे कि भाई शांति से अपने घर जाओ, सब आ घर जाओ, हम भारत वाला व्यवस्था तोरा यहाँ लागू करेंगे, जैसे भारत में चलता है वैसे ही लागू करेंगे और अच्छा से तू लोग रहेगा, आंदोलन करेगा तो गोली खाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज बांग्लादेश के अंदर एक आग सी लगी हुई है और उसकी लपेटें हमारे हिंदुस्तान तक पहुंच रही है। तो दोस्तों आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि कैसे एक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना, शेख हसीना छोड़कर बांग्लादेश आ गई भारत, और क्या इतनी बड़ी जो खबरें चल रही है और आपकी मीडिया आपको कितना सच खबर दिखाती है, आज चलिए हम इस पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बांग्लादेश का जैसे ही जन्म होता है तो इसके जन्म करवाने वाला भी यह देश हमारा हिंदुस्तान है, यानी हिंदुस्तान बांग्लादेश का दादा पहले से रहा है, बाप तो पाकिस्तान का हम रहे ही हैं। तो आइए सबसे पहले आप जानते हैं कि बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, इन दोनों की उत्पत्ति हमारे वजह से ही हुआ है। सबसे पहले आप ये जानते हैं कि ये जो हमारे इस साइड में है ये बांग्लादेश है, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं यही है आपका वर्तमान में ये बांग्लादेश। तो ये है बांग्लादेश, बेचारा कुर्सी लगा के बैठे हुए, जैसे कोई व्यक्ति कुर्सी लगा के बैठा हुआ है, और ये तो आप देखबे किए हैं, है इधर पूछ रहा है जैसे बैठल कोनो कुत्ता हो। ये पाकिस्तान है, तो ये पाकिस्तान है, इधर हमारा बांग्लादेश है। दोस्तों पहले यह पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और यह पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था। भारत के बंटवारा के बाद पाकिस्तान दो भाग में हो गया था, एक इधर हो गया था पूर्वी पाकिस्तान, एक हो गया था पश्चिमी पाकिस्तान। इन दोनों पाकिस्तान के बीच का जो डिस्टेंस था वो है 1500 किलोमीटर, यानी कि यहां से यहां पहुंचने के लिए 1500 किलोमीटर की दूरी तय करना होता था और हमारी भारतीय जमीन का इस्तेमाल किया जाता था, या हवाई मार्ग से भी जाएगा तो, अन्य तक घूम फिर के जहां जहां माहे जाना है वहां तक जाते रहे 4 दिन तक। तो दोस्तों सबसे पहले बात यह था कि ये जो बांग्लादेश बना ये तो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, ये दोनों जगह मुस्लिम लोग ही रहते थे, लेकिन हालांकि पाकिस्तान में भी हिंदू है, बांग्लादेश में भी हिंदू है। बांग्लादेश में 17 करोड़ आबादी में वर्तमान में 1.31 करोड़ अभी भी हिंदू रह रहे हैं, और जिनके ऊपर अत्याचार अभी लगातार हो रहा है, बलात्कार, घर तोड़ देना, उनको खत्म कर देना, मर्डर कर देना, ये सारी चीजें अभी वर्तमान में चल रही है। तो हम तमाम मुद्दे पर चलेंगे, लेकिन अभी हम पहले आपको एक बार इसके बारे में बता दें कि बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान था। जिन्ना प्रधानमंत्री बना था, आपको पता होगा बंटवारा के बाद। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो था इसके साथ करता था सौतेला व्यवहार, क्योंकि बांग्लादेश अधिकतर हमारे देश से जुड़ा हुआ इसका कल्चर था, हिंदुस्तान से, और इसी को यह मानता था और बांग्ला भाषा बोलता था। लेकिन इस पाकिस्तानी सबको उर्दू भाषा से ज्यादा लगाव था और बांग्ला भाषा को खराब मानता था, इसलिए जिन्ना ने अपने स्पीच में डायरेक्ट बोला था कि भाई हम जो महत्व देंगे वो उर्दू को देंगे, अगर कोई बांग्ला भी बोलेगा तो उस पर बैन लगाया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। जिसके बाद बांग्लादेश जो अभी है, पहले वो पूर्वी पाकिस्तान था, उसके अंदर लोगों में ये आक्रोश पैदा हुआ था जिन्ना के स्पीच से। खैर जिन्ना की मृत्यु के बाद सरकारें आई, कभी सेना के पास गई, कभी सरकार बनी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ये होते रहा है, खासकर पाकिस्तान के साथ ये लगातार होते रहता है। प्रधानमंत्री लगातार वहां रहता नहीं है, वहां का शासन सेना के पास अधिकतर बार रहा है। तो हुआ क्या कि इसको पसंद ही करता नहीं था, इसके साथ सौतेला व्यवहार करता था। इसी बीच यहां के लोगों में गुस्सा पैदा हुआ और यहां से मुजीबुर रहमान, यानी शेख मुजीबुर रहमान, ये वही व्यक्ति है जो अभी शेख हसीना जो प्रधानमंत्री जो भाग के आई है बांग्लादेश से भारत, उसके ये पिता है। इन्होंने अपनी पार्टी से यहां पर लड़ाइयां शुरू कर दी और लोगों को जागरूक करना शुरू किया कि भाई ये सौतेला व्यवहार करता है, हम अपना एक अलग मांग रखते हैं, हमारी अपनी सेना होनी चाहिए, हमारा अपना सारा सत्ता होना चाहिए। तो इस बात को पाकिस्तान समझ लिया कि तो वो मांग कर रहा है जैसे कोई देश बनाना है, इसने ठुकरा दिया और क्या किया कि भाई ऐसे ऐसे लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते थे उनको जेल में बंद करना शुरू किया या उसको मारना शुरू कर दिया। ये तमाम चीजें चलती रही। इसी बीच क्या होता है, बांग्लादेश जो अभी है इसका लगाव हिंदुस्तान से था ही। 1965 में भी हमारी लड़ाई पाकिस्तान से हो गई थी। इस बीच इस शेख मुजीबुर रहमान ने एक सेना संगठन बनाया यहां के लोगों की सुरक्षा के लिए, उसका नाम मुक्ति वाहिनी था। मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग कौन देता था? हमारे देश के सेना, हमारी आर्मी इसको ट्रेनिंग देता था कि भाई तुम कम से कम सुरक्षित रहो और पाकिस्तान से बचो। यह बात पाकिस्तान को हजम नहीं हुआ, पाकिस्तान को इस बात से नफरत होने लगा कि भाई इस सबको सपोर्ट कर रहा है जेकरा पर हम जुल्म कर रहे हैं। पाकिस्तानी को ये बात अच्छा नहीं लगा। यही वजह था 1971 में पाकिस्तानियों ने हमने कुछ किया नहीं और हमारे देश के ऊपर हमला बोल दिया। लगभग 7 एयरबेस पर उसने हमला बोल दिया, लेकिन हमारी सेना से जब भी टक्कर लिया है
तो उसको मुंह के भी खाना पड़ा है और पिछवाड़े से भी खाना पड़ा है। पाकिस्तानियों का यह हाल हमेशा रहा। जवाब में मात्र 3 दिसंबर से शुरू हुआ, 16 को खत्म, 13 दिन में उसकी 13वीं करवा दिया था हमारी सेना ने। 13 दिन में पाकिस्तान की 13वीं हो गई थी। इन सबों के बीच हुआ क्या कि पाकिस्तान को डर हो गया कि ये जो पूर्वी पाकिस्तान है, ये पश्चिमी पाकिस्तान को डर होता था ये पूर्वी पाकिस्तान अपना देश बना लेगा। इसने क्या किया कि बहुत सारे सेना भेज दिया इसके अंदर। किसके अंदर? इस बांग्लादेश के अंदर। और वहां पर अपना सैन्य शासन पूरी तरह से लागू कर दिया। और इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ कोई भी कुछ भी बोले तो उसको सजा देना है, उसको पकड़ के लाना है, जेल में बंद कर देना है या फांसी दे देना है, गोली मार देना है। ये तमाम चीजें चलने लगी। उसी बीच ये शेख मुजीबुर रहमान अपनी एक सेना तैयार कर रहे थे, उसका नाम था मुक्ति बाहिनी, यानी इस पाकिस्तानी से मुक्ति दिलवाना था। उस सेना को ट्रेनिंग हमारे भारतीय सेना दे रही थी, क्योंकि पाकिस्तान तो हमें पसंद था भी नहीं, ये तो हमेशा से दुश्मन बना रहा है। इसी बीच पाकिस्तानी को अच्छा नहीं लगने लगा कि भाई पूर्वी पाकिस्तान वाला को भारत जो है ट्रेनिंग दे रहा है। और हुआ ऐसा कि एक बार पाकिस्तानी सेना ने एक रात में 7000 स्टूडेंट की हत्या कर दिया था। तो स्कूल कॉलेजों पर हमला करके 7000 स्टूडेंट को एक ही दिन में हत्या कर दी। तब क्या हुआ? उसी बीच पाकिस्तानी ने हमारे 7 एयरबेस पर भी हमला कर दिया। अब हमारे भारतीय जवान ने जब इसका मुंहतोड़ जवाब दिया तो मात्र 13 दिन में इसकी 13वीं करवा दिया पाकिस्तान का। इधर से पहले सील किया, इधर जो था ओकरा घेर लिया। और इस पाकिस्तान का जो अभी ओरिजिनल पाकिस्तान है आपका बचा हुआ, इसको पश्चिमी पाकिस्तान कहते हैं। इसका 13,000 वर्ग किलोमीटर हमने जमीन को भी हड़प लिया था। हमारे ऊपर से जमीन भी हड़प लिए। उसके बाद क्या हुआ कि बेचारा ये नूरुल अमीन जो 7 दिसंबर 1971 से 20 दिसंबर 1971 तक प्रधानमंत्री रहा, ये हाया खान एकदम बहाया खान था, ये सेना का प्रमुख था। इस सब को हटा दिया गया वहां से युद्ध हारने के बाद। अब आया जुल्फिकार। ये जो अली जुल्फिकार है, जुल्फिकार का जुल्फी उड़ा हुआ था आगे ही से, ये आया और ये धमकी देना शुरू किया कि हम भारत को ठीक कर देंगे, सरिया देंगे, बांग्लादेश को भी अब सरिया देंगे, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश तो बाद में नाम पड़ा। ये आया तो कुछ चला नहीं। 90,000 सैनिक को हमने गिरफ्तार करके रखा था, पाकिस्तान के सैनिकों को। शिमला समझौता होता है, उसी टाइम इंदिरा गांधी जी ने कहा कि भाई एक 90,000 सैनिक को छोड़ दो। छोड़ दिया गया और हमारे 12,000 सैनिक उसके कब्जे में थे, मात्र 12,000 वो हमारे पास आ गए। 200 टैंक उसका हमने जब्त करके रखा था, ये सब छोड़ दिया गया। एक जमीनों छोड़ दिए हम लोग, थोड़ा रहम कर दिए ऊपर कि सुधर जाएगा, नहीं तो मर जाएगा, भूखे मर जाएगा, इसको छोड़ दिया गया। फिर भी भिखमंगा नंगा ये पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लिया। और हालांकि उस समय तो घुटना पड़ा गया। शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता होने के बाद बांग्लादेश को एक स्वतंत्र रूप से देश घोषित करना पड़ा पाकिस्तान को। यह भारत के वजह से हुआ था। अब बांग्लादेश में अपनी सरकार बनी, जहां पर यह प्रधानमंत्री यही शेख मुजीबुर रहमान बनते हैं, जो वर्तमान प्रधानमंत्री जो शेख हसीना उसके पिता। उस समय शेख हसीना बच्चे थी, 2 बहन के साथ जर्मनी में अपनी पढ़ाई करती थी। लेकिन उसी कुछ दिन के बाद इसकी हत्या हो जाती है, शेख मुजीबुर रहमान की। अब हत्या हो जाती है तो एक बात अब और याद रखिए, 2 शब्द। उस समय एक मुक्ति बाहिनी सेना बांग्लादेश के अंदर था और एक को कहा जाता था राजाकार। राजाकार किसको कहा जाता था? राजाकार कहा जाता था पाकिस्तानी को, जो पाकिस्तानी षड्यंत्र से सेना थी बांग्लादेश के अंदर। कहता था कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अपने देश के खिलाफ रहता था। इसमें कहा भी जाता है कि इसमें अधिकतर जो मुसलमान थे वो बिहार से गए हुए थे और बंगाल से गए हुए थे। ये मुखबिरी करते थे पाकिस्तान के। तो ये कई सारे अखबारों में भी, मैगजीन में छपी हुई है। तो ये चीजें थी, उसको राजाकार कहा जाता था। जो बांग्लादेश में रह के भी बांग्लादेश के साथ नहीं था, वो पाकिस्तान का गीत गाता था, तो उसको राजाकार कहा जाता था। उसको देशद्रोही कहा जाता था, उसको दोगला कहा जाता था, उसको राजाकार वैसे व्यक्ति को कहा जाता। और वो सेनाएं बांग्लादेश में रह के भी बांग्लादेश के खिलाफ ही लड़ती थी। ये सब पाकिस्तान द्वारा पाले हुए थे, इस बात को समझिए। अब राजाकार शब्द का इस्तेमाल अब हुआ, जिसके वजह से इतनी बवाल हुई बांग्लादेश के अंदर, इतनी बड़ी बवाल, जहां हजारों हजार लोग मारे गए, स्टूडेंट मारे गए। और आज बांग्लादेश की स्थिति यह है कि पार्लियामेंट के अंदर जो संसद भवन है ना, वही में लफुआवा सब में बैठ कर जूता ऊपर रखता है या सिगरेट पी रहा है। ऐसी स्थिति है। वहां जो मन हो रहा है वो कर रहा है, लूटपाट कर रहा है, सरकारी सारी संपत्ति को जला दे रहा है। लेकिन ये एकाएक चीजें नहीं भड़की। ये सारी चीजें भड़कने का कारण समझ लीजिए। आप जानते हैं शेख हसीना भी 2009 से लगातार प्रधानमंत्री 15 साल से थी। तो 15 साल से प्रधानमंत्री थी, तो कुछ बात तो जरूर हुआ होगा, कुछ बात तो ऐसा जरूर होगा कि शेख हसीना ने भी बहुत मनमानी किया होगा।
सबसे पहले जान लीजिए, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है बांग्लादेश के अंदर। 17 करोड़ की आबादी में 11 करोड़ तो ऐसे हैं जो एकदम वर्कर हैं, जिनको काम चाहिए। इनके वजह से इनके 17 करोड़ लोग जिंदा रहेंगे, जिसमें से 11 करोड़ में से 3 करोड़ बिल्कुल बेरोजगार है। यानी इसके पास वो नौजवान जिसके पास कोई काम नहीं है, ना तो वो नौकरी है, ना ही उसके पास अपने जीवन यापन करने के लिए दूसरा कोई साधन है। ये 3 करोड़ एकदम बेरोजगार है। और आप जानते हैं देश में स्थिति क्या होगा कि 3 करोड़ अगर बेरोजगार और भूखमरी के ऊपर आ जाए तो क्या करेगा? वो हत्या करेगा, गलत सलत काम करेगा। इसके बीच समस्या इतना ही नहीं है, आरक्षण का मुद्दा है वहां पर दोस्तों। 30% आरक्षण देती है किसको? मुक्ति वाहिनी सेना जो बनी थी, मैंने आपको बताया 1971 में, जो कि शेख हसीना के पिता ने ही बनाया था, बांग्लादेश बनाने के लिए, अपनी देश बनाने के लिए, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश होने के लिए। तो मुक्ति वाहिनी सेना जो आम व्यक्ति था, जो लड़ाई लड़ा पाकिस्तान के खिलाफ, तो उस समय सरकार जब बनी तो सरकार ने कहा कि हम आपको आरक्षण देंगे। आप किसी भी विभाग में सरकारी नौकरी में जाइएगा ना, तो 30% सीट आपके लिए रिजर्व रहेगा। और इसके बाद क्या हुआ? उस समय उसके ऊपर लागू हुआ, लेकिन यह आरक्षण आगे फिर उसके बेटा के ऊपर भी लागू रहा, इसके बाद उसके पोता के ऊपर भी लागू रहा। इसका विरोध वहां के जनता ने किया। 30% ये आरक्षण है, 10% वैसे स्टेट के लिए आरक्षण है जो विकासशील, मतलब जो सबसे गरीब है, विकासशील भी नहीं है, जो एकदम पिछड़ा हुआ है। स्टेट के लिए 10% आरक्षण। हमारे यहां जाति के आधार पर आरक्षण है। यहां पर मीडिया वाला सभी भ्रम फैलाता है कि आरक्षण के वजह से आज बांग्लादेश बर्बाद हुआ, भारत भी बर्बाद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे यहां जाति के आधार पर वैसी जाति जो आज भी लाचार है, जो गुजर बसर करने के लिए मजबूर है अपना जीवन यापन के लिए, इस आधार पर आरक्षण दिया गया है, न कि कोई दूसरे आधार पर। वहां पर जाति के आधार पर आरक्षण नहीं है। वहां पर जो सेना लड़ी उसके परिवार को, पोता पोती को, जो उस समय गए लड़ाई लड़े, तो उसको तो आरक्षण मिला ही, उसको बेटा को मिला, उसको पोता को मिला, वो भी 30% आरक्षण। फिर 10% आरक्षण है। इसके बाद फिर महिलाओं को शायद 10% आरक्षण है, 30, 10, 40, 10, 50 नहीं, इसमें 5% है, 5%। उसके बाद है 1% शायद विकलांग को। ये टोटल मिलाकर 56% आरक्षण में चला जाता है, जिस पर कोई कंपटीशन नहीं होता है। 44% सीट बचता है, जिसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी होते हैं। यानी 100 में से सिर्फ 44 सीट पर यहां पर होती है कंपटीशन। पर दोस्तों सिर्फ इस बात के लिए लड़ाई नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि आरक्षण ऐसा आरक्षण नहीं था। इसके लिए लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में, मतलब जब विवाद किया, स्टूडेंट ने खूब विवाद किया, तो 2018 में सरकार ने इसे बदल भी दिया, 18-19 में बदल दिया, लेकिन सब चल गया। फिर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर से बहाल कर दिया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर दिया कि यह आरक्षण रहेगा। अब लोगों में और आंदोलन भड़क गया। अब इतना ही बात नहीं है, ये भड़कने का रीजन कि ये जो 30% मुक्ति वाहिनी की सेना है, इसको कौन तय करेगा? किस आधार पर उसको मुक्ति वाहिनी का सर्टिफिकेट मिला? किसी को यह सर्टिफिकेट दे दिया जा रहा। जैसे अपने यहां क्या है, बीपीएल परिवार में जो बन गया से बन गया, वो अमीर है, वो बीपीएल में है। राशन कोई ले रहा है, जो अमीर आदमी है वो राशन ले रहा है गरीब बन के। आवास योजना का लाभ वो भी ले रहा है जेकरा पास 3 तल्ला छत के मकान है। तो ये सरकार ही तो तय करती है ना। उसी तरीके से यहां पर सरकार ने तय किया कि सर्टिफिकेट हम देंगे कि मुक्ति वाहिनी सेना का सर्टिफिकेट किसे देना है, किस परिवार को यह आरक्षण मिलेगा। और सरकार ने क्या किया कि अपने सपोर्टरों को, अब मान लीजिए यहां पर कोई सरकार है और वो अपन सपोर्टर के एक सर्टिफिकेट दे दे कि ये सर्टिफिकेट जब तुम्हारे पास रहेगा तो आरक्षण मिलेगा। इस आधार पर आरक्षण दिया और सरकार ने अपने लोगों को और अपने प्रशंसकों को, अपने सपोर्टरों को यह सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिया। फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट खुद दिया सरकार ने, देना भी सरकार को था, लेकिन उसको दिया जो इसके सपोर्टर थे। अब समस्या यह हुआ कि बाकी, चूंकि अपने देश में भी देख लीजिए अलग अलग पार्टियां हैं, तो अलग अलग पार्टी है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सरकार तो सभी के लिए है। यहां पर क्या किया कि इस सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरियां मिलने लगी और फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट ये सरकार खुद बांटती थी। अब बाकी लोगों को यह सर्टिफिकेट मिलता नहीं था, जो इसके प्रशंसक है उसको मिलता था। तो नौकरी में मौका मिले कैसे? जैसे अपने यहां यूपीएससी होता है, वहां बीपीएससी होता है, बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां ऐसे एग्जाम होता। अब इस वजह से स्टूडेंट में भारी नाराजगी हो गई, तानाशाही तो हो ही गया। सरकार तानाशाही, क्योंकि सारे काम जनता के बात को ताक पर रखकर सिर्फ अपनी बात जबरदस्ती मनवाने की शुरू कर दिया। और एक शब्द यूज किया जब नौकरी मांगने लगे ये बच्चे, ये स्टूडेंट, तो राजाकार शब्द का प्रयोग किया। कहा कि हम राजाकारों को
जो राजाकार है उनको थोड़े हम ये सर्टिफिकेट देंगे, उनको थोड़े हम ये आरक्षण देंगे। अब राजाकार शब्द मैंने आपको थोड़ा देर पहले समझाया था कि युद्ध के दरमियान ये राजाकार शब्द आया था। राजाकार उसको कहा जाता था जो बांग्लादेश में रहकर पाकिस्तान के लिए जीता था, करता था, उसका काम करता था। यानी पाकिस्तानी का ये खुफिया सेना था, उसको राजाकार कहा जाता था। समझ लीजिए वो दोगला नागरिक होगा उस देश का। तो शेख हसीना ने उनको बोल दिया, अपनी स्पीच में बोल दिया कि क्या हम आरक्षण इन राजाकार को देंगे? नहीं देंगे। और इस वजह से क्या हो गया, वहां नारा लगने लगा, मैं राजाकार तुम राजाकार, बताओ कौन राजाकार। तो कई सारे आंदोलन वहां पर शुरू हो गए और यह आंदोलन इतना भयानक हो गया कि वहां के प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़ना पड़ा। वहां का सेना अपना घुटना टेक दिया वहां के आंदोलन के सामने। पर दोस्तों आप जानते हैं आंदोलन जब होता है तो उसका जो रूप होता है वो कैसा रूप ले लेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, किस रास्ते पर चल पड़ेगा इसकी भी गारंटी नहीं होती है। और उस बांग्लादेश की स्थिति आज यह है कि अब इसके गलत गलत रूप हो गए हैं इस आंदोलन के। अब यह आंदोलन संगठित नहीं है, किसी को आग लगा देना है, किसी का घर तोड़ देना है, कुछ भी जला देना है, किसी को बलात्कार कर देना है, किसी की बहन बेटी को उठा लेना है। और खासकर सबसे ज्यादा हिंदू खतरे में है वहां पर, क्योंकि उनकी जनसंख्या मुश्किल से 8% के आसपास है। अब ऐसी स्थिति में जिसकी जनसंख्या कम होगा उसको तो सताया ही जाएगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? कम से कम हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु कहलाने के योग्य तो तब हम रहेंगे जब हम, एक महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जो पाकिस्तान को धूल चटाई थी और जिस समय बांग्लादेश के नागरिक को पाकिस्तान से अलग होना था तो उस समय ये सारी व्यवस्थाएं करवा दी। सीधा सीधा हमरा तमन यह है एक के बार भारत अपनी कमान कसे बांग्लादेश के ऊपर आ कहे कि भाई शांति से अपने घर जाओ, सब आ घर जाओ, हम भारत वाला व्यवस्था तो यहाँ लागू करेंगे, जैसे भारत में चलता है वैसे ही लागू करेंगे और अच्छा से तू लोग रहेगा, आंदोलन करेगा तो गोली खाएगा। अब वहां के सेना को कहे कि तू मेरे सपोर्ट में रह, ना तो तोरो ऊपर फाइटर प्लेन चलेगा और राफेल उफेल सब हम रख ले हैं। कम से कम जो आम जनता होगा वो अपने घर में चल जाएगा, उपद्रवी जो होगा वो रोड पर आएगा तो मराएगा। ऐसे ही आम जनता जब मारा जा रहा है, निर्दोष लोग मारा जा रहा है, तो दोषी काहे ना मराए। तभी जाके बांग्लादेश में फिर से शांति बहाल होगा और बांग्लादेश को आराम से अपनी मुट्ठी में ले ले। पाकिस्तान बोलेगा नहीं, बोलेगा तो एक थप्पड़ में 4 बार उल्टेगा उधर, पाकिस्तान के औकात नहीं है। तभी जाकर फिर विश्व गुरु बनेगा। इसकी कमान भारत को लेनी चाहिए और वहां को हिंदू को भी संरक्षण मिलना चाहिए, और हिंदू क्या मुसलमान को भी मिलना चाहिए। और वैसे लोग जो एक आम नागरिक है उपद्रवी है तो अब बताइए सरकार खत्म हो जाएगी, खाली उपद्रवी सब रहेगा तो केकर बाल बच्चा स्कूल में पढ़ने जाएगा, कैसे हॉस्पिटल चलेगा, कैसे व्यवस्था चलेगा? कोई किसी को उठा के ले जाएगा, कोई किसी का बलात्कार और हत्या कर देगा, कहां पर थाना में रिपोर्ट लिखाएगा और कैसे दोषियों को सजा मिलेगा? इसलिए देश को चलाने के लिए सरकारें तो होनी चाहिए और इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कदम उठाना चाहिए और बांग्लादेश में शांति बहाल करनी चाहिए। पक्का भारत विश्व गुरु के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाएगा। बाकी दोस्तों आप लोग क्या समझते हैं जरूर बताइएगा और इस पूरी वीडियो से आपको क्या सीख मिला। मैंने कहा कि तानाशाही, बेरोजगारी और गलत तरीके से आरक्षण दिया जाना ये बांग्लादेश को डुबाता है मेरे हिसाब से। हालांकि आपकी मीडिया अपना देश को भी कहता है कि आरक्षण की वजह से बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मीडिया को, नशेरी मीडिया को, गोदी मीडिया को ये नहीं पता है वहां आरक्षण किस प्रकार से दिया जा रहा है, तो हमारे यहाँ आरक्षण किस प्रकार से। आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन ये राजाकार शब्द जो वहां के प्रधानमंत्री ने यूज किया ये सबसे ज्यादा खतरनाक हो गया और हत्याएं और आंदोलन उस दिन सबसे ज्यादा तेज हो गई। जैसे यहां भी देखते होंगे कभी किसान जब आंदोलन करता है तो नेता सब कहता है कि ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है। जब युवा रोजगार की बात करता है, आंदोलन करता है, तो कहता है कि युवा सा न है, ये बेरोजगार युवा नहीं है, ये सब पाकिस्तानी है, ये सब संगठित है, ये सब जो है पैसा पर आया है, सरकार का विरोध कर रहा है। दोस्तों सरकार से भी बड़ा हमारा देश है और देश को बचाने के लिए अगर सरकार से भी लड़ाई लड़नी पड़े तो लड़ना चाहिए। लेकिन हाँ, सरकार को यह सोचना चाहिए कि अगर देश के अंदर लड़ाई होती है तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जैसे आज बांग्लादेश के अंदर सब कुछ बर्बाद है, किसी का कुछ नहीं बचा। वहां नेता की भी हत्या हो रही है, पुलिस की भी हत्या हो रही है, आम जनता की भी हत्या हो रही है। आपका राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।